नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। हिंदी विषय के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में अव्यय संबंधित टॉपिक को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पर प्रश्नों को प्रारंभ करने से पहले अव्यय के संबंध में कुछ मूलभूत बातों पर चर्चा करनी आवश्यक है। जैसे आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न होगा कि अव्यय होता क्या है। तो देखिए, अव्यय जो है ये अविकारी शब्द है। कैसा शब्द है? अविकारी शब्द होता है। देखिए, अविकारी का मतलब क्या है? विकार का मतलब होता है कि कुछ परिवर्तन होना, और उसके आगे अ लग गया यानी नकारात्मक, यानी किसी भी प्रभाव में उसमें परिवर्तन न हो। और किस प्रकार का प्रभाव? यानी अगर लिंग, वचन या काल के आधार पर यदि शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो तो उसको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और ये जो अविकारी शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? अव्यय होते हैं। क्लियर? यानी इसको अविकारी कहा जाए, अव्यय कहा जाए या अविकृत कहा जाए, ये सभी बातें एक ही है। क्लियर? आप जरा इसको उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट करिए। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको एक सेंटेंस दिया कि राकेश तेज दौड़ता है। क्लियर? अब यहां पर आप देख रहे हैं कि राकेश के संदर्भ में बताया जा रहा है कि तेज दौड़ता है। तो देखिए, यहां पर ये जो तेज शब्द है राकेश का साथ आया है, ये क्या है? अव्यय है। तेज क्या है? अव्यय है। कैसे अव्यय है? यदि मान लीजिए हम राकेश की जगह पर लिंग परिवर्तन करके सुनीता कर दें और कहें कि सुनीता तेज दौड़ती है, तब भी आप देख रहे हैं लिंग परिवर्तन करने के बाद भी इस तेज शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए यहां पर तेज क्या है? अविकारी है, अर्थात अव्यय शब्द है। क्लियर? अगर मान लीजिए आपने ये भी कह दिया कि तुम तेज दौड़ते हो, तब भी देखिए आप बदल रहे हैं, फिर भी यहां पर तेज शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्लियर? तो इस प्रकार आप अव्यय की पहचान करेंगे। आइए प्रश्नों के माध्यम से इसको और आगे बढ़ाते हैं, और जहां पर आवश्यकता पड़ेगी वहां पर डिटेल में इसको देखेंगे। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? यहां पर देखिए, पहले ही प्रश्न में आपसे अव्यय से के जो भेद हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो मैंने अभी आपसे चर्चा की कि अव्यय क्या होता है। अगर हम बात करें अव्यय के भेद की या अव्यय के प्रकार की, तो देखिए अलग अलग किताबों में इसके संदर्भ में अलग अलग तथ्य मौजूद हैं। अगर हम डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे साहब की किताब की जिक्र करें तो उसमें अव्यय के 4 प्रकार बताए गए। क्लियर? कुछ किताबों में आपको अव्यय के 5 प्रकार मिलेंगे। देखिए, जो 4 प्रकार हैं अव्यय के, ये जो पहले प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यही अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्लियर? ये अव्यय के 4 प्रकार हैं। और जो 5वां प्रकार बताया जाता है वो होता है निपात। क्लियर? देखिए, जो निपात है ये सामान्य रूप से तो अव्यय है, लेकिन ये शुद्ध अव्यय नहीं है। इसीलिए पृथ्वीनाथ पांडे साहब ने अपनी पुस्तक में अव्यय के 4 प्रकार का उल्लेख किया है। क्लियर? अब हम यहां पर देखते हैं कि हम किस प्रकार से ये समझेंगे कि ये कौन सा अव्यय है। क्लियर? तो यहां पर आप जरा इस सेंटेंस को देखिए, लिखा है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। यानी यहां पर वो पुष्प वाटिका जा रही है सीता, किसके सहित? सखियों सहित। यानी यहां पर जो के सहित शब्द है ये क्या बता रहा है? संबंध को बता रहा है। क्लियर? तो यानी यहां पर कौन सा अव्यय हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर? यानी वे अव्यय जो संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं तो उसको कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। क्लियर? जैसे इसमें किस प्रकार के अव्यय शब्द आएंगे? जैसे के साथ, के संग, के सहित। ठीक है? तो इस प्रकार के अगर शब्द आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्लियर? इसमें देखिए कुछ और उदाहरण देख लीजिए। इसमें इनके अलावा भर, के ऊपर, के बिना, ठीक है, ये शब्द भी अगर आते हैं तो ये भी संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे ये कहा जाए कि उनके बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो यहां जो बिना शब्द है ये भी क्या है? संबंध बता रहा है। क्लियर? बता रहा है उनके बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो यहां पर जो बिना शब्द है ये संबंध को बता रहा है। जैसे अगर ये कहा जाए कि मेरे घर के सामने विश्वविद्यालय है, तो यहां पर जो सामने शब्द मैं बता रहा हूं ये क्या बता रहा है? संबंध को बता रहा है कि मेरे घर के सामने विश्वविद्यालय है। क्लियर? जैसे अगर ये कहा जाए कि महात्मा गांधी ने जीवन पर्यंत देशभक्ति की, तो यहां जो पर्यंत शब्द आया है ये क्या है? संबंध को एस्टेब्लिश कर रहा है। क्लियर? तो अब आप संबंध बोधक अव्यय समझ गए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन है? देखिए, अभी इसी उदाहरण का जिक्र हो रहा था और अगले प्रश्न में आ गया। हमने क्या दिया था? उनके बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो यहां पर हमने कहा था कि बिना शब्द जो है ये क्या है? संबंध बोधक है। ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखेंगे, ये के बिना आ जाए या भर आ जाए या के ऊपर आ जाए, ये शब्द अगर आते हैं तो ये भी क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। अगला देखिए, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? देखिए, यहां पर आपको 2 बातें समझनी होंगी। एक तो क्रिया विशेषण क्या होता है और परिमाणवाचक। देखिए, क्रिया विशेषण, विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी की विशेषता को बताते हैं और इसके साथ क्रिया शब्द लगा है। इसका मतलब कि वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्लियर? और यहां पर लिखा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के बारे में मैंने आपको विशेषण पढ़ाते समय कहा था कि परिमाणवाचक का मतलब जहां पर नाप तौल की बात हो रही है। क्लियर? जहां पर मात्रा की बात हो रही है।
तो जरा ये देखिए कि यहां पर कहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहां पर लिखा है पहले स्टेटमेंट में कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। अब यहां पर देखिए सबसे पहली बात तो यहां पर कौन सी क्रिया है, तो यहां ओला पड़ रहा है, ये क्रिया है। और देखिए उसी की विशेषता बता रहा है बहुत शब्द, कह रहा है बहुत ओले पड़े, यानी यहां पर क्रिया की विशेषता को बहुत शब्द बता रहा है, तो यानी यहां पर बहुत क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। और ये जो बहुत शब्द है ये ओले की मात्रा को बता रहा है, ये मात्रा अनिश्चित है, क्लियर, यानी ये क्लियर क्वांटिटी नहीं है कि कितने ओले पड़े, कह रहा है बहुत ओले पड़े, ठीक है। तो यहां पर बहुत क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, और ये क्या कर रहा है, ओले पड़ने की मात्रा को बता रहा है, यानी क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। क्लियर, अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यानी यहां पर बहुत जो है ये बारिश होने की मात्रा बता रहा है, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है उनको क्या कहते हैं। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है मनोभावों को प्रकट करने वाला। अब ये मनोभावों को प्रकट करने का मतलब मन के जो भाव हैं उनको प्रकट किया जाता है, और वो अविकारी शब्द वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है। तो मनोभाव का मतलब मन के भाव क्या होते हैं, खुशी होगी, घृणा होगा, दुख होगा, आश्चर्य होगा, यही तो मन के भाव होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, विस्मयादि बोधक। यानी जब आपको वाक्य में ऐसे शब्द मिले जो आश्चर्य, घृणा, दुख, खुशी ये प्रकट करें तो वो क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। क्लियर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर, जैसे अगर मान लीजिए हम विस्मयादि बोधक के उदाहरण की बात कर लें, तो जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि यहां पर जो उदाहरण है जरा इसको देख लीजिए, लिखा है हाय अब मैं क्या करूं। देखिए हाय शब्द जो है ये शोक को प्रकट करता है, यानी मन का एक शोक का जो भाव है उसमें आपने कहा हाय अब मैं क्या करूं। क्लियर, यानी कोई घटना घटी उसने आपको दुखी किया तो आपने कहा हाय अब मैं क्या करूं। क्लियर, तो यहां पर हाय क्या है, शोक यानी विस्मयादि बोधक, और ये जो चिन्ह लगा है इसी को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। अगले में लिखा है अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे। तो यहां पर अरे शब्द का प्रयोग है, यानी आश्चर्य कहा जा रहा है, अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे। यानी अगर मान लीजिए आप छत पर गए और मान लीजिए किसी छत पर रेलिंग नहीं है, कोई बालक एकदम किनारे है, तो आप क्या कहते हैं, अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे। यानी आप आश्चर्य में कहते हैं कि अरे ये इतने किनारे कैसे आ गया। क्लियर, तो अब आप समझ गए, ये आश्चर्य में आप कहते हैं अरे, ये आप कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बहुत दिन बाद कहीं गए और मान लीजिए कि अगर किसी की शादी हो गई और आपको पता नहीं था, आपको पता चला कि अरे उसकी तो शादी हो गई, तो आप कहते हैं शादी हो गई है, या आप कहते हैं क्या उसकी शादी हो गई। तो ये जो क्या है, अरे है या है, ये क्या आश्चर्य बोधक है, विस्मयादि बोधक में आते हैं। ठीक है, इसी तरह आप उफ कहते हैं तो ये भी शोक को प्रदर्शित करता है। अगर मान लीजिए आपको कोई खाना बहुत अच्छा लगा या कोई सामान बहुत अच्छा लगा तो आप कहते हैं वाह, या आप कहते हैं बहुत अच्छा, तो ये भी क्या विस्मयादि बोधक शब्द है। अगर प्रशंसा में कोई कहे शाबाश बहुत सुंदर, तो ये भी क्या है, विस्मयादि बोधक है। ठीक है, तो इस प्रकार के जब भी शब्द आएंगे तो वो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएंगे। अगला देखिए, आगे है, पूछा जा रहा है कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जब भी क्रिया विशेषण के प्रकार की बात होगी तो इससे संदर्भित प्रश्न कई बार पूछे गए। तो देखिए क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें तो क्रिया विशेषण के प्रकार को 3 आधार पर दिया जाता है। अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण है वो 4 प्रकार की होती है। क्लियर, हम आगे और डिटेल चर्चा करेंगे, अभी बस इन तथ्यों को समझिए। अगर हम बात करें रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार की, तो रूप के आधार पर जो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, रूप के आधार पर जो क्रिया विशेषण के प्रकार है वो कितने, 3, यानी 5वें प्रश्न का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से प्रयोग के आधार पर भी क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं, 3, यानी अर्थ के आधार पर 4 प्रकार, रूप के आधार पर 3 और प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए जरा देखते हैं कि ये 3 प्रकार जो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के होते हैं वो क्या है। पहला दिया गया मूल क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, वो अपने मूल शब्द रहते हैं, उनको कहते हैं मूल क्रिया विशेषण। जैसे आपने कहा ठीक, या आपने कहा दूर, अचानक, फिर, नहीं, ये शब्द क्या है, मूल क्रिया विशेषण। आपने कहा अचानक आ गया, यानी आने की क्रिया हुई, तो क्रिया की विशेषता को कौन बता रहा है, अचानक। ठीक है, यानी अचानक शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है जो कि क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि वो अचानक आ गया, और अचानक क्या है, मूल क्रिया विशेषण। क्लियर, अगला है यौगिक क्रिया विशेषण। जब आप कहते हैं यौगिक क्रिया विशेषण, इसका मतलब ये हो गया कि इसका निर्माण किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से हुआ। जैसे आपने कहा देखते हुए, वहां पर, यहां तक, या आप कहते हैं ना देखते हुए जाना, यानी क्रिया क्या हो रही है, जाने की, और उसकी विशेषता बता रहा है कि देखते हुए जाना। क्लियर, तो यहां पर देखते हुए क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी देखते हुए क्रिया विशेषण हो गया। और किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, यौगिक क्रिया विशेषण। क्लियर, अगर हम अगला प्रकार देखें तो स्थानीय क्रिया विशेषण है। स्थानीय क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जो बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान पर आते हैं, इनको क्या कहते हैं, स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर हम स्थानीय क्रिया विशेषण के उदाहरण को देख लें तो जैसे आप कहते हैं कि राक्षस मुझे क्या खाएंगे। क्लियर, तो यहां पर जो मुझे शब्द है ये क्या है, स्थानीय क्रिया विशेषण। जैसे अगर ये कह दिया जाए चोर पकड़ा हुआ आया,
तो यहाँ जो पकड़ा शब्द है वो क्या हो जाएगा, स्थानीय क्रिया विशेषण। अगर आपने कहा कि लड़का उठकर भागा, तो जो भागा है वो क्रिया और उठकर भागा यानी ये स्थानीय क्रिया विशेषण है। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। तो अभी हमने बताया आपको अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 4। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार, रूप के आधार पर 3 और प्रयोग के आधार पर भी 3 होते हैं। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम अर्थ के आधार पर जो 4 प्रकार के क्रिया विशेषण है उनको जरा देख लें तो उसमें पहला आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण का मतलब क्या है, जहां पर स्थान या दिशा की सूचना मिलती हो। अगर हम स्थान या दिशा कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये स्थानवाचक और दिशावाचक इसके सब पार्ट हो सकते हैं। क्लियर? अगर हम स्थिति कहते हैं तो यहां, वहां, कहां, ऊपर, नीचे, ये सभी क्या है, स्थितिवाचक, यानी ये आएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। क्लियर? अगला है दिशावाचक। दिशावाचक में आप कहते हैं इधर, उधर, चारों ओर, किधर, जिधर, ये सभी क्या है, दिशावाचक। और दिशावाचक किसका प्रकार है, स्थानवाचक का। क्लियर? यानी ये जो सभी उदाहरण आप देख रहे हैं ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के हैं। क्लियर? जैसे आप कहते हैं ना कि यहां जाओ, यहां जाना, यानी जाने की क्रिया है और उस क्रिया की विशेषता को बता रहा है यहां जाना, यानी यहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्लियर? अगला जो है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कालवाचक का मतलब क्या, समय की सूचना मिल रही हो। क्लियर? जैसे आप कहते हैं कल आएगा, ठीक है, यानी आने की क्रिया हो रही है, अब उस क्रिया की विशेषता को बता रहा है कल आएगा, तो ये किस प्रकार की विशेषता है, कालवाचक, समयवाचक विशेषता है, तो ये क्या हो जाएगी, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह अवधि में आज, कल, नित्य, सदा, सतत, ये क्या है, अवधिवाचक क्रिया विशेषण। पौनः पुनः वाचक, ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। पौनः पुनः का मतलब कि जहां पे शब्द की पुनः बात की जा रही है, यानी रिपीटिशन हो रहा है। जैसे आप कहते हैं बार बार, आप कहते हैं बार बार आता है, बहुधा, प्रतिदिन खाना बनाना, ठीक है, तो ये सब क्या है, पौनः पुनः वाचक है, जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण के ही प्रकार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अगर हम बात कर लें अगले प्रकार की, तो अगला प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी जहां पर मात्रा का बोध होगा। क्लियर? जैसे आप कहते हैं बहुत, लगभग, जरा, कितना, आप कहते हैं ना कितना पानी है, तो यहां पर पानी की मात्रा का बोध करा रहा है कितना, ठीक है, या कितना, कितनी दूरी है। क्लियर? कितना जाना है, ठीक है, तो ये आ गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगर आप कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है जिससे क्रिया के होने की रीति का पता चलता है। क्लियर? जैसे इसमें निश्चित, अनिश्चित, कारण, निषेध आदि का बोध होता है। जैसे आपने कहा ऐसे, वैसे, शायद, हाँ, जी, नहीं, मत, भी, मात्र, ये सभी क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के से संबंधित शब्द है। क्लियर? तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए जब ये परिभाषा पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये कैसे होगा, लेकिन जब आप वाक्य में आता है वो, तो वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अगला देखिए, जैसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 7, कि किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। तो देखिए संबंध बोधक अव्यय के संदर्भ में मैंने बताया था कि जो वाक्य में संबंध व्यक्त करने वाले शब्द हैं उनको कहते हैं संबंध बोधक। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए किसमें संबंध स्पष्ट हो रहा है। पहला लिखा है ऐसा काम मत करो। क्लियर? तो यहां पर कोई संबंध नहीं हो रहा है। जैसे मैं पीछे आया था, यहां पर भी नहीं। डी विकल्प देखिए, डी विकल्प में है मैं काम के पीछे आया था, मैं काम के पीछे आया था। यहां जो पीछे शब्द है ये क्या है, संबंध बोधक अवयव है। क्लियर? यानी इस पर काल, समय, लिंग आधार पर कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। क्लियर? और ये क्या कर रहा है, यहां पर संबंध को एस्टैब्लिश कर रहा है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का डी विकल्प सही हो जाएगा। मैं काम के पीछे आया था, यहां पर जो पीछे शब्द है ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। क्लियर? डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए यहां लिखा भी है। अब देखिए यहां पर एक बात और देखिए, ये जो संबंध बोधक अव्यय है ये अर्थ के आधार पर 13 प्रकार के होते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए, तो याद रखिएगा संबंध बोधक अव्यय अर्थ के आधार पर 13 प्रकार के होते हैं और यहां 13 प्रकार के नाम, उसके उदाहरण दिए गए हैं। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि समानाधिकरण किस अवयव का भेद है। तो यहां पर याद रखिएगा कि समानाधिकरण जो है ये समुच्चय बोधक अवयव का भेद है। यानी प्रश्न संख्या 8 का यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब यहां पर देखिए दो बातें आपको समझना होगा। एक तो ये समुच्चय बोधक अवयव क्या होता है और उसी का प्रकार है समानाधिकरण अवयव। देखिए समुच्चय बोधक का मतलब है कि जब दो वाक्यों को जोड़ने या समूह के लिए किसी शब्द का प्रयोग हो तो उसको कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव। जैसे इसलिए, और, तथा, एवं, क्योंकि, लेकिन, परंतु, या, बल्कि, अर्थात, ये जो शब्द हैं ये क्या है, ये समुच्चय बोधक अवयव हैं। ये क्या करते हैं, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं या समूह के लिए प्रयोग में किए लाए जाते हैं। क्लियर? अब ये देखिए जो समानाधिकरण है ये क्या है, जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता लगता है उसको क्या कहते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। क्लियर? ये देखिए यहां पर इसके उदाहरण दिए, जैसे पर, किंतु, और, या, अथवा, ठीक है, जिनका मैंने अभी आपको जिक्र भी किया। क्लियर? तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि तुम प्रतिदिन खेलते हो। उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या हो गया,
जब आप कहते हैं प्रतिदिन, इसका मतलब है कि कालवाचक। क्लियर है? क्या है? कालवाचक। तो प्रतिदिन किसका उदाहरण हो जाएगा? कालवाचक क्रिया का, यानी ऐसा समय की बात कर रहा है ना, तो कालवाचक हो जाएगा। यहाँ प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प सही हो जाएगा। ये प्रतिदिन जो है कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। क्लियर? जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें तो उसमें कल, परसों, प्रायः, अक्सर, बाद में, जब, तब, सदा, प्रतिदिन, इस प्रकार के शब्द आते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? यानी ये तो यहां बता रहा है कि ये जो हटो शब्द है ये विस्मयादि बोधक है, लेकिन किस प्रकार का मनोभाव आ रहा है? तो जब कहा जाता है हटो, तो वहां पर एक चेतावनी का भाव होता है। कैसा भाव होता है? चेतावनी का। यानी प्रश्न संख्या 10 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए जरा यहां पर कुछ उदाहरण दिया है, मैंने शुरुआत में भी इसके कुछ उदाहरण को आपसे कोरिलेट कराया था। जैसे कहा जाए अहो, अरे, क्या, हैं, ये सब क्या आश्चर्य का भाव प्रकट करें या विस्मय का भाव। अगर कहा जाए हाय, उफ, तो ये क्या है? शोक या पीड़ा। प्रशंसा में शाबाश, बहुत सुंदर, अति सुंदर, इस प्रकार के शब्द। चेतावनी में बचो, हटो, सावधान, ये सभी चेतावनी। अगर संवेदना की बात करें तो आप कहते हैं हाय हाय, तौबा तौबा, ये क्या है? संवेदना। तिरस्कार में छी छी कहते हैं, धिक या धिक्कार। क्लियर? तो ये सभी जो है विस्मयादि बोधक शब्द हैं जो कि अलग अलग भाव के आधार पर उनके प्रकार दिखाए गए हैं। क्लियर? अगले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 देखिए, लिखा है तुम दिन भर घूमते रहते हो। क्लियर? पूछा जा रहा है कि इसमें जो भर शब्द है ये कौन सा अव्यय है? क्लियर? कहा जा रहा है तुम दिन भर घूमते रहते हो। क्लियर? तो यहां पर देखिए विस्मयादि होगा नहीं, संबंध भी नहीं बता रहा है, संयोजक नहीं, ये क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां पर याद रखिएगा, किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को कहते हैं निपात। क्लियर? अब निपात में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र, इस प्रकार के जब शब्द आए तो वो क्या है? निपात के उदाहरण होते हैं। क्लियर? यदि हम इन शब्दों का प्रयोग करके एक दो उदाहरण आपको बताएं तो जैसे मान लीजिए पहला दिया गया भी, तो भी का प्रयोग आप कैसे करते हैं? जैसे आप कहते हैं भैया भी खाना खाया। क्लियर? यानी आपने खाना खा लिया, भैया भी खाना खाया। ठीक है? तो यहां पर भी का प्रयोग किया गया। इस शब्द से क्या हो गया? इसमें जो है गंभीरता को और बढ़ाया। जैसे अगर तो है तो आप कहते हैं राम तो गया। ठीक है? तो राम तो गया, यहां पर तो जो है ये क्या है? निपात शब्द है। क्लियर? जैसे तक लिखा है तो आप कहते हैं ना कि 4 बजे तक चले जाना। क्लियर? तो तक शब्द जो है यहां पर निपात है। क्लियर? ये ध्यान रखिए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? अब देखिए संबंध बोधक में भी कई प्रकार, अभी आपने पढ़ा कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव 13 प्रकार के होते हैं। पूछा जा रहा है कि पूर्वक किस प्रकार का है? तो याद रखिएगा पूर्वक जो है यहां पर व्युत्पत्ति के आधार पर है। तो पूर्वक कैसा है? मौलिक शब्द है। कैसा है? मौलिक। मौलिक संबंध बोधक शब्द है पूर्वक। क्लियर? यानी अपने मूल में है। ठीक है? और यहां संबंध तो बताया जा रहा है कि हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 12 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यानी व्युत्पत्ति के आधार पर अगर संबंध बोधक के प्रकार पूछे जाए तो 2, और अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव के कितने प्रकार हैं? 13। ये दोनों बातें याद रखिएगा। मौलिक संबंध बोधक अवयव वो होते हैं जो अपने मूल अवस्था में रहने वाले शब्द संबंध को स्टैब्लिश करते हैं, जैसे पूर्वक, बिना, पर्यंत। ठीक है? और यौगिक क्या होते हैं? जहां पर क्या होता है? योग हो, जैसे अपेक्षा, तुल्य, समान, चलते। ठीक है? तो ये सब क्या है? यौगिक संबंध बोधक अवयव के उदाहरण। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? करें मैं वहां होकर आया हूं, तो यहां पर जो वहां शब्द है वो क्या हो जाएगा? अवयव हो जाएगा। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 13 का यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अब आप इसको भली भांति समझ रहे होंगे, जैसे अभी, यहां, वहां, ये सब क्या है? अवयव है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि उसने कटोरा भर दूध पिया। इस वाक्य में कौन सा शब्द अवयव है? तो भर शब्द। ठीक है? यहां पर क्या हो जाएगा? भर शब्द जो है ये अवयव हो जाएगा। यहां पर प्रश्न संख्या 14 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि वह 1 सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्लियर? पूछा जा रहा है कि वह 1 सप्ताह बाद आया। क्लियर? तो यहां पर जो आया 1 सप्ताह बाद, यानी यहां जो बाद है ये क्या है? क्रिया विशेषण है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 15 का क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए क्रिया विशेषण के लिए मैंने आपको बताया था कि वो शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिखा है, यह कल अवश्य आएगा। अब इसमें क्रिया क्या है? आएगा, और उसकी विशेषता को बता रहा है कि अवश्य आएगा, तो यहां पर अवश्य क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। क्लियर? इसी प्रकार से धीरे धीरे, कब, पर्याप्त, अवश्य, ये सभी क्या है? क्रिया विशेषण शब्द हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द कौन सा है?
क्रय सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आगे शब्द जो है ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक शब्द हो जाएगा। क्लियर, यानी बता रहा है कि सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, यानी बढ़ना तो क्रिया हो गई, अब उसकी विशेषता को बता रहा है कि आगे बढ़ी पीछे बढ़ी, तो यानी क्रिया की विशेषता को बता रहा है और कैसे, संबंध के रूप में, तो यहां पर आगे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक जो है अवयव हो जाएगा, यानी सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगर हम संबंध बोधक अवयव की बात करें तो जैसे पहले, बाद, अब तक, द्वारा, अलावा, अपेक्षा, समीप, कारण, आसपास। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। देखिए समुच्चय बोधक के लिए मैंने आपको जब डेफिनेशन क्लियर किया था तो मैंने बताया था दो वाक्यों को जोड़ने या समूह के लिए प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अवयव। तो यहां पर कौन जोड़ रहा है, और शब्द तो जोड़ रहा है, तो और क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा, यानी प्रश्न संख्या 17 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसी प्रकार अगर समुच्चय बोधक शब्द को और देखना है तो जैसे और के अलावा, तथा, परंतु, अतः, इसीलिए, वरन, ये सभी क्या है, समुच्चय बोधक अवयव है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। तो आप तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें जो हाय शब्द है ये क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द है। और आप ये भी बता सकते हैं कि किस प्रकार का हाय से भाव आ रहा है, शोक का भाव आ रहा है, यानी प्रश्न संख्या 18 का ए विकल्प यहां सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द में क्या है, कहा जा रहा है के निकट। ठीक है, मैंने उदाहरण बताया था, के निकट, के पास, के सामने। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, मेरे घर के सामने विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ये भी कहा जा सकता है कि मेरे घर के निकट विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये संबंध को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 19 के यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समुच्चय बोधक की कई बार चर्चा हो चुकी है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखिए, लिखा है कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, यहां पर रेखांकित शब्द क्या है, लिखा हुआ धीरे धीरे, यहां पर क्रिया क्या है, लिखने की ना, और लिखने की बस विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे लिखना। क्लियर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, क्रिया विशेषण हो जाएगा, प्रश्न संख्या 20 का ए विकल्प सही हो जाएगा। ये जो धीरे धीरे है ये लिखने की विशेषता को बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अब क्रिया विशेषण में भी आपने अर्थ के आधार पर 4 प्रकार देखे थे, तो ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, यानी जहां पर क्रिया की होने की रीति का पता चल रहा है कि कैसे लिखता है, धीरे धीरे। तो अगर मान लीजिए इस प्रश्न को और डीप में ले जाना होता तब यहां पर एक विकल्प होता रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, इस रेखांकित शब्द में को पहचानिए। कह रहा है मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई हूं, इसमें जो तक है वो क्या है, तो याद रखिएगा अगर हम तक की बात करें तो यहां पर तक क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। क्लियर, अभी इसकी चर्चा हुई थी, यानी यहां पर ये न तो विशेषण है, न सर्वनाम है, न संज्ञा है, ये क्या है, निपात है। और निपात किसकी भांति व्यवहार करते हैं, अवयव की भांति व्यवहार करते हैं। ये शुद्ध अवयव तो नहीं होते हैं लेकिन ये अवयव होते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 31 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये जो निपात तक है जो ये क्या होगा, निपात होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर निपात के भी भेद को बता रहा है। सबसे पहले बता रहा है कि निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इनका लिंग वचन नहीं होता है, और निपात को सामान्य रूप से अवयव मानते हैं किंतु ये शुद्ध अवयव नहीं होते, जिनका मैंने जिक्र प्रारंभ में ही किया था। अगर मैं अब निपात के भेद की बात करूं तो निपात के 9 भेद होते हैं। क्लियर, जैसे यहां पर पहला दिया सकारात्मक निपात, तो यहां पर जैसे हाँ, जी, ये सकारात्मक है। नकारात्मक निपात, नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक निपात, जैसे मना करना, मत, खबरदार। प्रश्नबोधक निपात में क्या, विस्मयादि में काश, बलदायक में तक, पर, सिर्फ, ही, केवल, ये सब क्या है, बलदायक निपात है। तुलना बोधक, जहां पर तुलना करने वाले शब्द हो तो जैसे सा। इसके अलावा अवधारणात्मक बोधक जैसे ठीक, करीब, लगभग। ठीक है, और आदर बोधक में जी शब्द जो है ये भी निपात का उदाहरण है। क्लियर, अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि रविवार है वह घर पर ही रहेगा। क्लियर, तो यहां पूछा जा रहा है ही शब्द क्या है, तो यहां ही क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। क्लियर, यानी ही जो है निपात यानी अवयव की बात है, यानी अगर इसको हम कहीं पर भी प्रयोग करेंगे तो इसके जो मूल स्वरूप है उसमें कोई विकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, ये निपात है। क्लियर, जैसे ही हो गया, भी हो गया, तो हो गया, तक हो गया, मात्र, भर, ये सभी क्या निपात के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है, तो देखिए फिर वही बात आ गई, निपात है, तो निपात में यहां क्या हो जाएगा, ठीक शब्द जो है ये क्या है, निपात है। क्लियर, तो यहां पर प्रश्न संख्या 23 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये जो ठीक शब्द है ये क्या है, निपात का ही उदाहरण है। क्लियर, अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, इसमें व्याकरण की दृष्टि से जो रेखांकित शब्द है वो क्या है, यहां पर लिखा लेकिन। लेकिन शब्द देख रहे हैं आप, ये क्या है, अव्यय है। क्या है, अव्यय। और अगर आपसे मैं ये पूछ दूं कि ये किस प्रकार का अव्यय है, तो देखिए आपने समुच्चय बोधक पढ़ा था,
उसमें आपने क्या कहा था कि दो वाक्यों को जोड़ रहा है। एक तो वाक्य हो गया वह पढ़ता है और आगे उसको जोड़ने के लिए लगाया गया लेकिन और उसके बाद लिखा गया बात बहुत करता है, यानी लेकिन क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अवयव हो जाएगा। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि अफसोस मैं नहीं जा सका। तो यहाँ पर पूछा रहा है रेखांकित में कौन सा अवयव। तो जब अफसोस व्यक्त किया जा रहा है तो यहाँ कैसा हो जाएगा, शोक सूचक हो जाएगा। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 25 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अफसोस शब्द जो है ये शोक को प्रकट कर रहा है। प्रश्न संख्या 26 में लिखा हुआ है कि निम्न में अवयव है। अब इसमें कौन सा अवयव है, तो अभी आपने ऊपर ही पढ़ा है कि ठीक। ठीक शब्द क्या है, निपात अर्थात अवयव। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ठीक शब्द आपका क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ऐसा इसमें कौन सा शब्द है जो कि लिंग, वचन, काल इनके आधार पर अगर परिवर्तन किया जाए तो उसका कोई भी प्रभाव उस शब्द पर न पड़े तो वही क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अगला देखिए, जैसे वहां पर जापान और कृष्णा लिखा हुआ था तो ये नाम है, तो नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। अगला है कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं समुच्चय का मतलब जहां पर जोड़ने की बात जिसमें जिस शब्द से न हो वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अर्थात ये समुच्चय बोधक है, अतएव ये भी समुच्चय बोधक है, अथवा समुच्चय बोधक है। आजन्म, आजन्म जो है ये समुच्चय बोधक नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 27 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो समुच्चय बोधक आपने देखा। अगर हम बात कर ले समुच्चय बोधक के भेद की तो ये दो भेद यहाँ पर बताए गए हैं। एक है समानाधिकरण समुच्चय जो कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था, और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि समुच्चय बोधक के दो प्रकार हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय। तो समानाधिकरण समुच्चय तो आपसे पूछ चुका है कि ये किसका उदाहरण है, तो आपने कहा था समुच्चय बोधक अवयव का। तो अगर पूछा जाए कि व्यधिकरण किसका उदाहरण है तो ये भी समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण है। और यहाँ पर कुछ समुच्चय बोधक अवयव शब्द लिखे हुए हैं, क्लियर, जिन पर अभी चर्चा कई बार हो चुकी है। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि वह कौन सा पद विकृत नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो अव्यय होते हैं वो विकृत नहीं होते हैं, वो अविकारी होते हैं। क्लियर? यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर अव्यय की परिभाषा के संदर्भ में एक प्रश्न बना दिया गया कि कौन सा पद विकृत नहीं होता है यानी अविकारी होता है, तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, पूछा जा रहा है कि अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव कितने होते हैं। देखिए मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था पूर्व में ही कि अर्थ के आधार पर पूछेगा तो संबंधवाचक अवयव के 13 प्रकार होते हैं। क्लियर? तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये 13 प्रकार कौन है, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनियमकवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक। ये सभी किसके प्रकार हैं, संबंधवाचक अवयव के अर्थ के आधार पर 13 प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 30, पूछा जा रहा है कि जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो अभी आपसे चर्चा हुई है कि जो जोड़ेंगे वो क्या, समुच्चय बोधक। यानी यहाँ प्रश्न संख्या 30 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये समुच्चय बोधक का उदाहरण है, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। अगला पूछा जा रहा है कि निम्न में से अव्यय कौन सा है। तो ये देखिए आह, ये कैसा अव्यय है, विस्मयादि बोधक। क्लियर? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आह जो है ये अवयव है, और कैसा अवयव है, विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न संख्या 32, पूछा जा रहा है कि वह धीरे धीरे चल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, तो देखिए अभी चर्चा हुई है ना कि यहाँ पर जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर चल रहा है तो चलना एक क्रिया है, अब उस चलने की क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि वो धीरे धीरे चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। यानी 32 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसमें रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहाँ पर भर के बारे में पूछा जा रहा है, रात भर जागना। क्लियर? यानी यहाँ पर ये भर क्या है, अव्यय है, ये तो स्पष्ट हो गया। और किस प्रकार का अव्यय है, संबंध सूचक अव्यय है, रात भर जागना। क्लियर? यानी यहाँ पर वो संबंध को स्टैब्लिश कर रहा है ये शब्द, और ये अव्यय होगा, यानी यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 34, पूछा जा रहा है कि जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक के भाव से है उसको क्या कहते हैं। तो ये अभी चर्चा हुई है कि इस प्रकार के शोक, हर्ष, आश्चर्य इस तरह के हो तो ये विस्मयादि बोधक अवयव होते हैं। प्रश्न संख्या 34 के यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35, पूछा जा रहा है कि वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें जो रेखांकित शब्द है वो कौन सा अवयव है। तो अभी चर्चा हुई है, वाह वाह यानी यहाँ पर हर्ष आप व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। ये हर्ष बोधक विस्मयादि अवयव है। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या यहाँ 35 का ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। इन सभी के बारे में अभी चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न संख्या 36, पूछा जा रहा है कि माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि रेखांकित शब्द क्या है और अत्यंत के अंदर रेखा है। अब देखिए जरा ये यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, गाने की। क्लियर? और उसी की विशेषता बता रहा है कि अत्यंत सुंदर गाती है, यानी सुंदर जो है सुंदर गाती है, और उसमें भी कैसा, अत्यंत सुंदर गाती है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 36 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37,
पूछा जा रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या है। परिमाणवाचक का मतलब क्या हो गया, जिसमें कुछ मात्रा के बारे में बताया जा रहा है। क्लियर। तो यहां पर देखिए परिमाणवाचक में उदाहरण क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए डी विकल्प सही हो जाएगा, अत्यंत। ठीक है, अत्यंत जो है क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। प्रश्न संख्या 37 का यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर। अत्यंत क्या हो जाएगा, परिमाण, जैसे बहुत है, अत्यंत है, ठीक है, थोड़ा है, किंचित है, तिल तिल है, ये सभी क्या है, परिमाणवाचक शब्द है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38, पूछा जा रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव कौन सा है। तो देखिए यहां पर अगर आप करें इतना, तो इतना शब्द क्या है, किसी की मात्रा को बता रहे हैं ना, अनिश्चित मात्रा को, तो यहां पर इतना क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न संख्या 39, पूछा जा रहा है कि समुच्चय बोधक को कहते हैं। तो देखिए अभी आपने समुच्चय बोधक उदाहरण पढ़ा था कि समुच्चय बोधक वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, यह समूह के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और समुच्चय बोधक आपने किसके प्रकार में पढ़ा था, अव्यय के प्रकार में। और अव्यय कैसे शब्द होते हैं, अविकारी होते हैं। थोड़ा सा प्रश्न को यहाँ घुमाने का प्रयास किया गया, तो याद रखिएगा ये किसका उदाहरण हो जाएगा, अविकारी का। यानी समुच्चय बोधक अव्यय होता है और अव्यय ही अविकारी होता है, यानी यहाँ पर 39 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है, अब ये अव्यय के कई उदाहरण हमने आपको बता दिए, जैसे यहाँ एक दिया है, आंधी आई और पानी बरसा, तो यानी यहाँ पर दोनों को जोड़ने का काम और कर रहा है, तो और कैसा अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। अगला प्रश्न संख्या 40, पूछा जा रहा है कि लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। अब ये कह रहा है लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, तो यहाँ पर जो जल्दी से है ये किस प्रकार का शब्द है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जल्दी से पहुंचा, यानी पहुंचने की क्रिया हो रही है और उसी की विशेषता को बता रहा है जल्दी से पहुंचा, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 40 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये जल्दी से जो है ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि पहुंचा कैसे, जल्दी से पहुंचा। क्लियर है, ये इस पर चर्चा हो चुकी है कि रीतिवाचक, कालवाचक। रीतिवाचक का मतलब क्या हो गया, जो उसकी रीति को स्पष्ट करे, जैसे धीरे धीरे, अचानक, एकाएक, शनय शनय, ये सब क्या है, रीतिवाचक। अगर कालवाचक कहा जाए तो यानी समय, जो कभी कभी, प्रायः, सदा, दोपहर, सुबह, शाम, इस पर चर्चा हुई है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। तो यहां पर देखिए किसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। पहला लिखा है कुत्ता भौंक रहा है, तो क्रिया क्या हो रही है, भौंकने की, तो उसकी कोई विशेषता तो नहीं बता रहा है। राम खाना खा रहा है, यानी खाने की विशेषता है, ओ सॉरी, खाना खा रहा है यानी क्रिया खाने की हो रही है, यहां विशेषता तो कोई नहीं बता रहा है। अधिक मत बोलो, ठीक है, तो यहां पर क्या है, अधिक मत बोलो, तो यहां पर भी बोलने की क्रिया है। ये कह रहा है राधा रात भर जागती रही, तो यहां पर जागने की क्रिया हुई और कब, रात भर, यानी क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है कि वो जाग रही थी और कब, रात भर, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 41 का डी विकल्प आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, यहां पर क्रिया विशेषण है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42, पूछा जा रहा है कि भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। जब आप कहते हैं भरोसा, तो जब क्या है भरोसे में, यानी भरोसे या ऊपर, निकट, ये सभी शब्द हैं, तो ये क्या है, ये संबंध को बताते हैं। क्लियर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ये संबंध बोधक है। अगला प्रश्न संख्या 43, पूछा जा रहा है पुस्तकें, देखिए ये सब संबंध बोधक अवयव हैं, जैसे ऊपर, नीचे, पीछे, आगे, बाहर, भीतर, बिना, भरोसे, सहित, निकट, पास। ठीक है, ये सब कैसे हैं, संबंध बोधक है, यहां संबंध बोधक कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना, मैं तुम्हारे भरोसे जा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या, भरोसे, संबंध। अगला प्रश्न संख्या 43, पूछ रहा है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। यहां पर जो धड़ाधड़ शब्द है ये कैसा रूप है, तो देखिए बिक रही हैं, और बिकने की विशेषता बता रहा है कैसे, धड़ाधड़ बिक रही है, तो यहाँ पर धड़ाधड़ क्या हो गई, क्रिया की विशेषता को बता रहा है ना, यानी ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 44, पूछ रहा है कि अविकारी शब्द क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि जो अव्यय होते हैं ये अविकारी होते हैं। प्रश्न संख्या 44 के यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, यानी ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता हो। तो आप यहाँ पर करें तेज, तो क्या करें, तेज, सबसे पहला एग्जाम्पल ही हमने ये लिया था तेज से संबंधित। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है, तेज शब्द। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा था रमेश तेज दौड़ता है, ठीक है, तो ये दौड़ने की विशेषता को बता रहा है कि तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 46, पूछ रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वाक्य में कारण बताया जा रहा है कि वो लाचार क्यों है, उसका कारण बताया जा रहा है क्योंकि वह अंधा है। क्लियर, तो यहाँ पर कैसा भाव आ रहा है, कैसा अव्यय, कारणवाचक। क्लियर, यानी प्रश्न संख्या 46 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला देखिए प्रश्न संख्या 47, पूछा जा रहा है कि ऐसा लगा मानो बम फटा, इसमें कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्वरूप की बात की जा रही है, यानी ऐसा लगा, यानी कुछ उसने ऐसा दृश्य देखा जिससे उसको लगा कि बम फटा, यानी वो क्या है, स्वरूप बोधक अव्यय, यानी प्रश्न संख्या 47 का यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब जैसे संकेत तो आप जानते हैं कि जहां पर मोहन ने राधा को अंगूठी देखने का इशारा किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 48, पूछा जा रहा है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है।
अब देखिए पढ़ने की क्रिया है, यानी ये क्रिया क्या है? पढ़ना, और उसकी विशेषता बता रहा है कैसे पढ़ता है? धीरे-धीरे। यानी ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा, यानी प्रश्न संख्या 48 का डी विकल्प सही हो जाएगा। और ये धीरे-धीरे किस प्रकार के क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया हो रही है उसकी रीति को स्पष्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर डिटेल में बताना हो तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है धीरे-धीरे। ठीक है? धीरे-धीरे, लगातार, धड़ाधड़, अचानक, ये सभी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। ठीक है? इस प्रकार आपने इसको देखा, और जो अव्यय से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो यहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।